निकालो बुक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। अब तक तुमने सेकंड 3A 3B जो तीनों चैप्टर्स देखे, उसमें हमने स्टडी की कंज्यूमर की, कंज्यूमर और बायर जो प्रोडक्ट खरीद रहा था, ठीक है, उसका हमने देखा। कंज्यूमर का इंटेंशन एक ही है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। आज से हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायर का जो उल्टा होता है, डेट इज सेलर, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करने वाले हैं। अब हम सब लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हम सब कौन है, सप्लायर है, यानी हम लोग प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। क्लियर है? प्रोडक्ट की डिमांड जो क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं बायर। तो डिमांड चैप्टर में हमने बायर की स्टडी की कि बायर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो क्या करता है, कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदता है और ज़्यादा प्राइस पे कम खरीदता है। आज हमको देखना है सप्लाई एनालिसिस। ये चैप्टर में हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, सेलर। अब सेलर यानी कौन, जो प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब तुम जब दुकान खोलते हो तो तुम्हारा मेन पर्पस क्या होता है, क्या इंटेंशन है? देखो, तुम अगर कुछ खरीदने जा रहे हो तो तुम्हारी सोच क्या होती है, कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदूँ। एज अ बायर तुम्हें ये चाहिए, पर एज अ सेलर तुम क्या सोचते हो, जब रेट ज़्यादा हो तब मैं ज़्यादा बेचूं। होता है कि नहीं? तुम्हारी कोई ऐसे प्रोडक्ट की दुकान है, समझो जैसे ऑनियंस वगैरह, उसके रेट स्टेबल नहीं होते, उसके रेट्स क्या होते रहते, बदलते रहते। तो जिस टाइम ऑनियन के रेट सबसे ज़्यादा होते हैं उस टाइम तुम्हारी इच्छा क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। जिस टाइम ऑनियंस के रेट कम होते हैं तो तुम क्या सोचते हो, यार अभी ज़्यादा नहीं बेच रहे, अभी रख दे रहे, जब रेट बढ़ेगा तब हम ज़्यादा बेचेंगे। तो एज अ सेलर हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। दो चीज़ें याद रखना, डिमांड क्रिएट करने वाला कौन है, बायर। बायर को क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तुम जब कोई भी चीज़ खरीदते हो, अगर तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो तुम क्या बोलते हो, अगली बार से ये चीज़, किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना गंदा मिला, क्या बोलोगे, नहीं जाएंगे। इट मीन्स तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला क्या? तो कंज्यूमर को जहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है वो वहीं जाता है। तो कंज्यूमर का एम ही क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पर सप्लाई करने वाला कौन, सप्लायर। सप्लायर का मेन मोटिव क्या होता है, उसको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके। समझ में आया? अब जिसको डिमांड चैप्टर अच्छे से आता है उसको ये भी चैप्टर अच्छे से आएगा। एग्जैक्ट उल्टा। देखो, बायर कौन है, खरीदने वाला। सेलर कौन है, खरीदने वाले की सोच क्या होती है, कम प्राइस पे। लेकिन बेचने वाले की सोच क्या होती है, खरीदने वाला क्या सोच रहा है, कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदूं। बेचने वाला क्या सोच रहा है, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा बेचूं। हो गए उल्टे दोनों। तो जो तुमने डिमांड में पढ़ा, एग्जैक्ट उसका उल्टा तुम सप्लाई में पढ़ोगे। तो जिसको डिमांड चैप्टर अच्छे से आता है उसको चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? पर सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म समझानी है मेरे को, 3। सबसे पहले आती है टोटल आउटपुट। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अब से तुमको नोट्स मिलेगी, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो तुम कॉपी में रफली लिख लो, बाकी नोट्स में से पढ़ना। अब से लिखवाऊंगी नहीं मैं, ठीक है? अब ध्यान दो, टोटल आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इकोनॉमिक्स में आउटपुट है रिजल्ट ही, पर उसको तुम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे डिटरमाइन करोगे आउटपुट? आए तो बिजनेसमैन का वो मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो तुम बना रहे हो।
अरे आउटपुट यानी क्या? अब जैसे कंप्यूटर में तुम क्या करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और तुमको, अब मैंने लिखा 2+3, ये मेरा इनपुट था, सीपीयू ने उसको प्रोसेसिंग की, मेरे को आउटपुट दिखाया 5। तो बिजनेसमैन के लिए आउटपुट क्या? जो प्रोडक्ट वो बना रहा है। अब मेरी अगर पेन बनाने की फैक्ट्री है तो मशीन, पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब मेरे क्या हो गए? इनपुट। ये सब काम करेंगे यानी प्रोसेसिंग हुई, ये काम करके मेरे को क्या बना के दे रहे? तो पेन क्या बन गया? अब आउटपुट, उसके सामने वर्ड आ गया टोटल आउटपुट। यानी क्या? टोटल आउटपुट यानी क्या? अरे टोटल यानी क्या? अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंट्री है, इसमें हम सब मैन्युफैक्चरर है, हम सब कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो हमारा टोटल आउटपुट यानी क्या? समझो इसने 10 चेयर बनाई तो इसका आउटपुट बना 10 चेयर, किसी और ने 5 टेबल बनाई, ऐसे करके पूरे कंट्री में जितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल आउटपुट। अब ये गिनने का एक टाइम होता है। अब मुझे बताओ, तुम क्या एक ही साल दुकान चलाते हो क्या? अब तुमने अकाउंट्स में पढ़ा है बिजनेस कंटिन्यू चलता है, पर उसको हम एक ड्यूरेशन के लिए काउंट करते हैं। करते हो तुम सब अकाउंटिंग? अब बिजनेस बंद हुआ क्या, लेकिन हमने अकाउंटिंग को टाइम पीरियड में दे दिया, एक फाइनेंशियल ईयर। तो सेम टोटल आउटपुट का मतलब क्या? एक स्पेसिफिक टाइम। अब स्पेसिफिक टाइम यानी हमारा एक फाइनेंशियल ईयर, कि उस एक साल में हमारी कंट्री ने कितना प्रोडक्शन किया, उसको बोलेंगे टोटल आउटपुट। समझा? अब समझो मेरी कंट्री में 50 किलो गेहूँ बना, मेरी कंट्री में 100 किलो राइस बना, तो टोटल आउटपुट कितना? कितना? 150। ये क्या हो गया? टोटल आउटपुट, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, कि एक स्पेसिफिक टाइम पे मेरी कंट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है। क्लियर है? पक्का? टोटल आउटपुट बहुत इजी है कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा सप्लाई। इसके पहले तुम मुझे बताओ डिमांड यानी क्या? What do you mean by demand? इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया मैंने तुमको, बोलो। डिज़ायर, ठीक है, ये हो गया उसका एक बेसिक मीनिंग। एक और मीनिंग बताया था मैंने, नहीं, वो डेफिनेशन थी बेनहम की। पलटो बनने, पलटो है ना, पन्ने नहीं है, मिले नहीं क्या अब तक? लेके दो शशांक इसको बुक, दोस्त से तुम्हारे। हाँ तो अभी तुम अपनी अपनी रिस्क पे लो, अब मैं नहीं लेके देती किसी को बुक। बताओ भाई क्या होता है डिमांड का मीनिंग, बोलो, जिसमें आपको कंफर्टेबल। एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दो। डिमांड का मीनिंग एक तो हमने देखा है डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। दूसरा डिमांड का मतलब होता है करंटली या स्पेसिफिक टाइम पे जो भी प्राइस चल रही है, उस प्राइस पे एक बायर कितना खरीदने को तैयार है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। हाउ मच अ बायर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक
टाइम। याद करो मैंने तुम्हें मैंगो का एग्जाम्पल दिया था कि समझो आज 50 रुपये किलो मैंगो है और 50 रुपये से मैं 3 किलो मैंगो ख़रीदने को तैयार हूँ, तो मेरी डिमांड कितनी? 3 किलो। कौन से रेट पे? कब की? आज की। अब यही समझो 2-3 दिन के बाद मैंगो के रेट बढ़ के 80 रुपीज़ हो गए और इस पे मैं 2 किलो ख़रीदने को तैयार हूँ, तो 80 रुपीज़ पे कितना रेडी हूँ मैं ख़रीदने को? तो मेरी डिमांड कितनी? तो डिमांड का मतलब क्या होता है? जो भी प्राइस है उस प्राइस पे एक बायर कितना ख़रीदने को तैयार है। क्लियर है? अब मुझे बताओ सप्लायर ने क्या? तुम सब ने पढ़ा हुआ है। सप्लायर ने सप्लाई बांटना, बांटना फ्री में बांटू क्या सबको? पता नहीं है मेरे पास पैसा। बोलो सप्लायर ने क्या? अरे यार तुम सब दुकानदार हो ना, नहीं हो? बिजनेसमैन हो ना, तो क्या है सप्लायर ने क्या? सप्लाई गुड्स मतलब क्या? माल बेचना, टू सेल। बोल सकते हैं गर्ल्स? पक्का? सप्लायर ने बेचना, जिससे माल लेते हैं, तो वो सप्लाई कर रहा है ना, इट मीन्स ही इज सेलिंग। तो बेचना यानी सप्लाई, हाँ कि नहीं? पक्का? हाँ कि नहीं? नहीं। अब देखो जनरली हम सप्लाई क्या कंसीडर करते? बेचना। तुम तुम्हारी जगह सही हो। जैसे मैंने होलसेलर से स्टॉक खरीदा, मतलब होलसेलर ने मुझे क्या किया? सप्लाई किया। फिर मैंने समझो कस्टमर को बेचा है, मैंने कस्टमर को क्या किया? तो इन जनरल हम सप्लाई को मानते हैं सेल, बेचना। पर अगेन इन इकोनॉमिक्स सप्लाई का मतलब बेचना नहीं होता है। बेचने में और सप्लाई में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अब डिमांड का मीनिंग क्या था? स्पेसिफिक प्राइस पे एक बायर कितना खरीदने को? सप्लाई का वही मीनिंग, सिर्फ क्या आएगा? स्पेसिफिक प्राइस पे एक सेलर कितना बेचने को तैयार है। बिकेगा कि नहीं वो बात की बात। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो। अब समझो ये कुछ टाइम में ना ऑनियंस के रेट बढ़ जाने हैं। अब मुझे पता है, अब समझो वो टाइम पीरियड आ गया जब ऑनियन का रेट अपने पीक पॉइंट पे, मान के चलो 150 रुपये किलो ऑनियन मिल रहे, मान के चलो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। मैं क्या सोचूंगी? 150 रुपये पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियंस बेचूं। अब समझो मेरे पास गोडाउन में 200 किलो ऑनियन पड़े हैं। कितने? हाँ। करंट मार्केट प्राइस कितनी? हाँ। अब 150 रुपये पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं सोच रही हूँ 150 रुपये पे काश मैं ना 150 किलो ऑनियंस बेच दूँ। अब बिकेंगे कि नहीं, दैट्स डिफरेंट पॉइंट, वो अलग बात है। मेरा सोचना क्या है? करंट रेट क्या चल रहा? ये 150 रुपये पे आज की तारीख पे मैं कितना बेचने को तैयार हूँ? तो ये 150 किलो बन जाएगा मेरा सप्लाई। अब मान के चलो ये 150 किलो में से आज की तारीख में मेरी दुकान से सिर्फ 75 केजीज ऑनियन ही बिके, तो ये 75 केजी कहलाएंगे मेरी सेल। समझ में आया? सेल और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? सेल यानी जो तुमने बेच दिया, सप्लाई का मतलब है तुम कितना बेचने को तैयार हो। अब देखो बहुत बार ना बिजनेसमैन ये चीज़ करता है, जब ऑनियंस के रेट कम होते हैं वो जानबूझ के क्या करते? मार्केट में ना ऑनियंस का सप्लाई कम कर देते। इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल स्केयरसिटी क्रिएट करना। देखो एग्जांपल देती हूँ, अप्रैल और मई के टाइम रेट थोड़े से कम है, जून में रेट क्या होने वाले हैं ये मुझे पता है। अब एज अ बिजनेसमैन थोड़ी बहुत तो नॉलेज हमको बिजनेस की रहती है। अब अप्रैल में मान के चलो ऑनियन का रेट है 50 रुपये किलो,
कितना 50 रुपीज़ पर केजी। अब मुझे पता है कि आने वाले महीने में यही ऑनियंस कितने रुपए किलो हो जाएंगे, तो मुझे बताओ मेरी सोच क्या रहेगी। आज कम बेच के आगे ज़्यादा बेचूं, रहेगी मेरी ये थिंकिंग, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब भाई मेरे गोडाउन में पड़े कितने ऑनियंस, 200 किलो, तो 50 रुपीज़ में मान के चलो मैं ना सिर्फ 70 केजीज ऑनियन ही बेचने को तैयार हूँ। तो मुझे बताओ 70 केजी क्या बनेगा, सप्लाई बनेगा। अब इसमें से समझो मेरी दुकान से 50 किलो ऑनियन बिक गए, तो 50 किलो क्या, समझ में आया, क्लियर है। अब देखो जब रेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगी, सप्लाई बढ़ाऊँगी कि कम करूँगी, बढ़ाऊँगी। पहले मैं कितने किलो बेचने को तैयार थी, अब कितने किलो बेचने को तैयार हूँ, तो ये 80 केजी क्या हो गया, समझा कि एट द रेट ऑफ ₹80 पर केजी आई एम रेडी टू सप्लाई 80 केजीज। अब वो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे वो बात की बात है, क्लियर है, फ़र्क समझ में आया। सेल यानी सप्लाई नहीं होता है, यहाँ सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता है। सप्लाई का मतलब है पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे सेलर कितना बेचने को तैयार है, क्लियर है। ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस हाउ मच सेलर इज रेडी टू सेल, कि वो बेचने को कितना तैयार है, क्लियर है, समझ में आया, पक्का, अच्छे से, किसी को प्रॉब्लम है, पक्का। 3 चीज़ें ज़रूरी है सप्लाई में, प्राइस, टाइम, क्वांटिटी, डिमांड के जैसा ही। सब डिमांड में देख रहे थे खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई में देखेंगे बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है, पक्का। अब ध्यान दो, आउटपुट समझ में आया, सप्लाई समझ में आया, लास्ट है स्टॉक। अब ये तुमको आता है, यही एग्जाम्पल में मुझे बताओ स्टॉक किसको बोलोगे, किसको बोलोगे, 200 किलो को, क्यों स्टॉक है वो मेरा, उतना मेरे पास, बस स्टॉक का मतलब क्या, जितनी क्वांटिटी सेलर के पास है बेचने के लिए, क्वांटिटी अवेलेबल विद द सेलर फॉर सेल इज नोन एज स्टॉक। मेरे पास अवेलेबल कितना है, अब वो इच्छा मेरी कि मैं कितना बेचने को तैयार हूँ, पर गोडाउन में कितना पड़ा है, तो वो क्या बन गया मेरा स्टॉक, समझ में आया। सप्लाई यानी मैं कितना बेचने को तैयार हूँ, स्टॉक यानी मेरे पास कितना पड़ा है जिसको मैं बेच सकती हूँ, समझ में आया। स्टॉक यानी क्या, हमारे पास कितना स्टॉक यानी कितनी क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल है जिनको हम बेच सकते हैं। अब तुमने देखा होगा बहुत लोगों की शॉप पे भी गुड्स रहते और गोडाउन में भी गुड्स रहते, तो मुझे बताओ जो शॉप के गुड्स है सब उसको स्टॉक बोलोगे क्या, गोडाउन वाले गुड्स भी क्या बन गए, और वो क्यों रखे हैं तुमने, ऐसे ही क्यों रखा है वो तुमने, रेट का छोड़ो, रखा क्यों है, बेचने के लिए ना, तो स्टॉक सेलर क्यों रखता है, बेचने के लिए। तो स्टॉक क्या हुआ, वो क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की जो सेलर के पास पड़ी है, क्यों पड़ी है, क्योंकि उसको बेचना है, समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस पे डिपेंड है, कभी भी स्टॉक और सप्लाई में से कौन किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, स्टॉक और सप्लाई में से कौन ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्यों। अब मेरे पास अगर 200 किलो ऑनियंस है तो क्या मैं 300 किलो बेच सकती हूँ क्या, हाँ तुम बोलोगे मैम आप कहीं से 100 किलो बुलवा के दे सकते हो, तो 100 किलो बुलवाऊँगी तो अगेन वो क्या बन गया मेरा, समझा। तो स्टॉक कभी भी या तो सप्लाई से ज़्यादा होता है या तो सप्लाई के इक्वल होता है, पर सप्लाई से कम, समझा।
मेरे दुकान में 200 किलो ऑनियंस पड़े हैं, या तो मैं पूरे 200 किलो बेचूं या मैं 150 किलो बेचूं, पर मैं क्या 500 किलो ऑनियंस बेच सकती हूँ क्या? तो एक बार याद रखना, सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा, वो या तो स्टॉक के इक्वल होगा या स्टॉक के कम होगा, पर स्टॉक से ज़्यादा कभी नहीं होगा। क्लियर है? अब दूसरी बात, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में 2 तरह के गुड्स बताए, एक ड्यूरेबल होते हैं और एक पेरिशेबल होते हैं। ड्यूरेबल यानी जो लॉन्ग टाइम चलते, जल्दी से ख़राब। पेरिशेबल यानी हाँ। अब तुमने जो पेरिशेबल गुड्स बेचने वाले होते हैं, जैसे वेजिटेबल सेलर जो मीट वगैरह बेचते हैं, तुमने देखा होगा उनका स्टॉक और सप्लाई ऑलमोस्ट सेम होता है। समझा कि मैं क्या बोल रही हूँ? जो भी पेरिशेबल गुड्स रहते हैं उनके पास जनरली जितना स्टॉक होता है ना, वो उतना ही सप्लाई करते हैं। क्यों? ख़राब हो जाएगा ना। अब देखो, मेरी दुकान है अगर फर्नीचर की, तो मैंने फर्नीचर ज़्यादा बुलवा के भी रखा तो ख़राब होने वाला है क्या? तो ये केस में स्टॉक ज़्यादा हो सकता है। कीड़े एकदम इंस्टेंट नहीं लगते ना बेटा, पेस्ट कंट्रोल रहा तो क्यों होगा? और वहीं अगर समझो मेरी सब्ज़ी बेचने की दुकान है, तो मैं क्या जो सब्ज़ियाँ जल्दी ख़राब होती है उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बुला के रखूँ, जबकि मुझे पता है डेली मेरी 10-20 किलो सेल होती है और मैं बुला के रख रही हूँ 50 किलो, तो नुकसान किसका? तो इस केस में यानी कौन से केस में? पेरिशेबल गुड्स के केस में स्टॉक और सप्लाई ज़्यादातर क्या होता है? सेम होता है। सेलर स्टॉक ज़्यादा रखना प्रेफर करता, क्योंकि उसको पता है मेरा स्टॉक ख़राब हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है तीनों कॉन्सेप्ट? पक्का? बोलो पहले कौन सा था? क्या होता है टोटल आउटपुट का मीनिंग? टोटल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। फिर क्या पढ़ाया? सप्लाई यानी क्या? सेलर कितना बेचने को एक स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक टाइम पे। फिर नेक्स्ट कौन सा बताया? स्टॉक यानी क्या? जो सेलर के पास अवेलेबल है बेचने के लिए। समझा? पेपर में स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस आता है। सबसे पहला मीनिंग स्टॉक यानी क्वांटिटी जो सेलर के पास है बेचने के लिए। सप्लाई का मीनिंग सेलर कितना बेचने को तैयार है। स्टॉक कभी भी सप्लाई से स्टॉक कभी भी सप्लाई से कम, वो उसके सेम होगा या उसके इक्वल होगा, पर उससे कम। नेक्स्ट पॉइंट था सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरी चीज़, विदाउट स्टॉक सप्लाई पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बोलो क्यों पॉसिबल नहीं है? स्टॉक ही नहीं होगा तो बेचोगे क्या? तो विदाउट स्टॉक सप्लाई इज, और इधर लिखना सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन स्टॉक। सप्लाई किस पे डिपेंड है? क्लियर है? समझ में आया? पक्का? किसी को प्रॉब्लम? लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नहीं, आज क्या 15 मिनट पढ़ने आए हो क्या? ठीक है, पढ़ा नहीं रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी दूसरे जो मैंने पढ़ाए है उसके। क्या? आओ, बहुत ही टाइम हो गया नहीं? 24 घंटों से पढ़ रहे हो तुम लोग। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल तुम्हारी इच्छा। नोट्स मिलेगी, फिर नोट्स में से लैंग्वेज समझेगी नहीं तो फिर मेरे को मत पूछना मैम इसका मतलब क्या।
लिखने से आज़ादी दिला रही ना तुम लोगों को मैं, पता बाद में चलेगा, फिर खुद ही बोलो मैम लिखो इससे अच्छा। बोलो भाई, स्केड्यूल यानी क्या? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल यानी क्या? सप्लाई तो पता है, अभी बताया। अब इसके पहले बताओ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में क्या देखा था? अलग अलग प्राइस पे एक बायर की हमने अलग अलग डिमांड देखी थी। सेम इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल में क्या देखेंगे? अलग अलग प्राइस पे एक सेलर और एक सप्लायर कितना अलग अलग क्वांटिटी बेचने को। अब मुझे बताओ, जब हम प्राइस कम कर रहे थे, शशांक बाहर नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, जब प्राइस कम कर रहे थे तो डिमांड क्या हो रही थी? और जब प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड क्या हो रही थी? क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि कम से कम रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदूं। पर सप्लायर को क्या चाहिए? तो सप्लायर क्या करेगा? ज़्यादा प्राइस पे और कम प्राइस पे। करते हो तुम, जब रेट बढ़ने वाले होते हैं तो तुम फिलहाल के लिए कम कर देते हो बेचना, और वेट करते हो जब रेट बढ़ेंगे उस टाइम हम ज़्यादा बेचेंगे। क्लियर है? ध्यान दो। समझो एक सेलर है जो शुगर सेल करता है। अब करंटली शुगर का रेट है मार्केट में 25 रुपीज़, और 25 रुपीज़ पे वो 50 किलो शुगर बेचने को तैयार है। ये इतना जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। क्या बोलते हैं? बोलो। हो गया? ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। अब इसी को हमें क्या बनाना है? स्केड्यूल। अब ये रुपीज़ और ये सप्लाई है। अब समझो शुगर के रेट बढ़ गए तो सप्लायर क्या करेगा? ज़्यादा बेचेगा कि कम बेचेगा? क्यों ज़्यादा बेचेगा? उसको प्रॉफिट चाहिए। समझो उसने सप्लाई क्या कर दिया? 60 kg। अब समझो रेट और बढ़ गया। अब देखो, ये उसका सेलिंग नहीं है, ये है कि वो कितना बेचने को। अब हो सकता है 80 उसकी इच्छा है तो 80 बिक जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बिके, हो सकता है इससे कम भी बिके। समझ में आया? अब अगर रेट और बढ़ गया तो इसने अपना सप्लाई, ये बन गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। यानी क्या? अलग अलग प्राइजेस पे एक सेलर अलग अलग कितना बेचने को तैयार है, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। क्लियर है? पक्का? अब मुझे बताओ, प्राइस बढ़ रही थी तो डिमांड, और प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड। ये रिलेशन को हमने क्या बोला था? इन्वर्स रिलेशन बोला था। अब सप्लाई के केस में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है तो बढ़िया, प्राइस बढ़ रही है तो, प्राइस कम हो रही है तो, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस रिलेशन को क्या बोलते? डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते? तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा? प्राइस बढ़ेगी तो, प्राइस कम होगी तो। क्लियर है? पक्का? अब एक स्केड्यूल बना के दे रही हूँ, डायग्राम बनाओ। स्केड्यूल वाला मत बनाओ, डायग्राम बनाओ अपनी बुक में, लास्ट पेज पे बनाना। बनाओ जिधर बनानी है।
कमिंग वीक में वेडनेसडे या वेडनेसडे के बाद डिमांड चैप्टर पे टेस्ट होगी। मेरे को क्या करना है, पढ़ो मत। 3A ओनली, 3A। उसके अगले वीक इलास्टिसिटी पे होगी। बनाओ जल्दी डायग्राम। क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500। ये अब ध्यान देना, इधर सप्लाई है तो सप्लाइड आएगा, डिमांड में डिमांडेड लिखना, कंफ्यूजन होता है नहीं तो। बन गई क्या डायग्राम? बनाओ ना, पेन से बनाओ, पेन होगी ना, बनाओ पेन से। हाथ से बनाओ, मैंने भी तो बनाई हाथ से। ध्यान दो, जिनको नहीं आ रही बनाते हुए, 10 रुपये पे सप्लाई है 100। ये कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना फिगर्स, यानी छोटे से बड़ी। 20 रुपये पे 200, 30 रुपये पे 40 रुपये पे 400 और 50 रुपये पे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमको मिलेगा कर्व, जिसको हम नाम देंगे सप्लाई कर्व यानी एसएस। डिमांड में डीडी दे रहे थे ना हम, इधर एसएस देना। दिखाई ना अपनी कैपेबिलिटी, है ना। बन गई क्या डायग्राम सबकी? अब ध्यान दो 2 मिनट इधर। अब डिमांड कर्व याद है सबको? ये ऐसा वाला था कि ऐसा वाला? फर्स्ट की सेकंड? डिमांड कर्व का स्लोप कैसा था? नीचे की तरफ आ रहा था। क्यों नीचे की तरफ आ रहा था? क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशन उल्टा था। लेकिन तुम सप्लाई कर्व देखोगे तो कहाँ जा रहा? देखो ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नीचे आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो सप्लाई कर्व का स्लोप कहाँ हुआ? अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू। क्यों अपवर्ड हुआ? क्योंकि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। प्राइस बढ़ेगी तो और प्राइस कम होगी तो। क्लियर है? समझ में आया? बाकी का उसके पहले होमवर्क दे रही हूँ करके, शांति से बैठो और लिखो जो दे रही हूँ।
क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी 5 टाइप पढ़ा है। क्वेश्चन नहीं समझे तो एटलीस्ट डायग्राम देख के समझो। यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। और ऐसे पेपर में एक्टिविटी आती है, तुमको डायग्राम दी हुई रहती है, तुमको बताना पड़ता है ये कौन सी है और उसका डेफिनेशन। मैं क्यों बताऊँ? नहीं बतानी है। अब ये लिख लेना तुम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। किसमें? बन गई डायग्राम्स? हाँ कि नहीं? जल्दी बनाओ। और है बेटा, कॉपी बंद नहीं करनी है। बन गई ना ऊपर वाली? करूँ क्या ऊपर? बन गई क्या वो 2 डायग्राम? फर्स्ट है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व डैश, सेकेंड है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व डैश, डैश पे आंसर लिखना है। थर्ड है प्राइस रिमेन डैश, फोर्थ है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर डैश। अब बना के दे रही इसकी डायग्राम। है क्या कुछ याद?
काम है के आधे दिया नहीं पढ़ाया है क्या मैंने ये पढ़ाया है क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया है ज़रा डिमांड चैप्टर खोलना और उसके लास्ट का पार्ट खोलना मिल जाएगा क्या है